कोठी के पीछे वाला रास्ता। प्लॉट समरी। ये कहानी एक छोटे कस्बे रामनगर की है, जहां एक पुरानी वीरान कोठी के पीछे से हर रात अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि उस रास्ते से जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की नायिका नेहा अपने पति अभिषेक के साथ हाल ही में उस कस्बे में आई है। वो एक पत्रकार है और सच की तलाश में हर खतरा उठाने को तैयार है। एक दिन नेहा उस कोठी के पीछे वाले रास्ते की जांच करने का फैसला करती है, जहां का सन्नाटा, हवा की सीटी और पत्तों की सरसराहट तक डरावनी लगती है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, सच्चाई डरावने रहस्य में बदल जाती है। एक ऐसा सच जो इंसानियत और पाप दोनों की सीमाएं तोड़ देता है। अंत में जब सारा रहस्य खुलता है तो कहानी एक थ्रिलर ट्विस्ट के साथ खत्म होती है, जो दिखाता है कि असली डर भूतों में नहीं बल्कि इंसान के अंदर छिपे राक्षस में होता है। रात का सन्नाटा। रात का समय था। रामनगर कस्बे में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। लेकिन इन सब के बीच नेहा को सबसे डरावनी आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा सामने जंगल की ओर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। कोई था वहां, उस पुरानी राजवीर कोठी के पास। नेहा ने पति अभिषेक को जगाया, पर उसने कहा, फिर वही कोठी की बात मत शुरू करो, वहां कुछ नहीं है। नेहा चुप रही, पर उसके मन में सवाल उठने लगे। अगर वहां कुछ नहीं तो हर रात कोई लालटेन क्यों जलाता है? वो धीरे से बिस्तर से उठी, मोबाइल का कैमरा ऑन किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी एक चीख सुनाई दी, तेज औरत की। उसका दिल धड़क उठा। उसने टॉर्च उठाए और बाहर निकल गई। रास्ता वीरान था। हवा पेड़ों की डालियों से टकराकर डरावनी सी आवाजें निकाल रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, कोठी का अंधेरा और गहराता गया। दरवाजा आधा खुला था। दीमक लगी लकड़ी से दुर्गंध आ रही थी। अंदर घुसते ही नेहा ने देखा, दीवार पर पुराना फोटो टंगा था। एक जोड़ा, नीचे लिखा था, राजवीर और सुनीता 1984। उसके नीचे सूखे लाल दाग थे, शायद खून के। पीछे से आवाज आई, धप। वो पलटी। कुर्सी गिर चुकी थी, पर कोई नहीं था। नेहा ने टॉर्च दीवारों पर घुमाई। मिट्टी में ताजे जूतों के निशान थे। उसने उन निशानों का पीछा किया और पीछे के दरवाजे तक पहुंची। वहां जमीन में आधी गड़ी एक टूटी हुई छुरी पड़ी थी। उसने उठाई, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अंधेरा छा गया। टॉर्च बंद हो चुकी थी। मोबाइल की स्क्रीन से हल्की रोशनी में उसने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, जो सच जानना चाहेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी सांसें रुक गईं। तभी उसके पीछे कुछ हिला। उसने कैमरा घुमाया और देखा, एक जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें और डर से भरा सन्नाटा। एक सेकंड बाद वो गायब था, पर कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्डिंग में वही आवाज गूंज रही थी, ठक ठक ठक। गांव की कहानी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। रात की वो परछाई, वो जली हुई सूरत और दीवार पर लिखा खून का संदेश, सब उसकी याद में ताजा था। अभिषेक ने पूछा, नेहा तू ठीक है ना? वो बस बोली, मुझे सच्चाई जाननी है। उस दिन नेहा अपने कैमरे के साथ गांव के पुराने हिस्से में गई। वहां चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। सफेद दाढ़ियां, झुर्रियों भरे चेहरे और आंखों में बीते वक्त की परछाइयां। नेहा ने पूछा, राजवीर कोठी के पीछे वाला रास्ता, वहां आखिर क्या हुआ था? एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए बोला,
बिटिया, वो कोठी अब सिर्फ इमारत नहीं रही, वो पाप की निशानी है। दूसरे ने कहा, राजवीर यहाँ का पत्रकार था। 20 साल पहले उसकी बीवी सुनीता की लाश उसी कोठी में मिली थी। सबने उसी पर इल्जाम लगाया कि उसने अपनी पत्नी को मारा और खुद गायब हो गया। तीसरे ने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस रास्ते पर भटकती है, जो कोई वहां गया वो लौटकर जिंदा नहीं आया। नेहा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो नोट्स लिखने लगी, पर हर शब्द उसके दिल में डर के कांटे की तरह चुभ रहा था। वो बोली, अगर राजवीर निर्दोष था तो फिर असली हत्यारा कौन था? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, वो राज नहीं जानती बिटिया, जिसने सच खोजने की कोशिश की उसने अपनी जान गंवा दी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। चबूतरे पर रखे अखबार उड़ गए। एक अखबार नेहा के पैर के पास गिरा और उस पर छपा था, पत्रकार राजवीर की पत्नी की मौत का रहस्य अब तक अनसुलझा। नेहा ने वो अखबार मोड़ा और अपने बैग में रख लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। वो बोली, मैं वो सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बिटिया, अगर तू उस रास्ते पर गई तो शायद लौट नहीं पाएगी। नेहा ने बिना कुछ बोले अपनी डायरी बंद की और वहां से चली गई। पीछे से हवा ने फिर वही आवाज दोहराई, ठक ठक ठक। उसने पलटकर देखा। दूर कोठी के ऊपर एक टूटी खिड़की से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी, मानो कोई वहां अब भी जिंदा हो। कोठी की दहलीज पर रात के 10 बज चुके थे। आसमान में बादल छाए थे और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। नेहा ने टेबल पर अपनी डायरी रखी और कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर और लाल स्कार्फ बैग में डाल लिया। अभिषेक ने देखा और बोला, नेहा, तू पागल हो गई है क्या? वहां जाना मना है, सबने चेतावनी दी थी। नेहा ने शांत स्वर में कहा, अगर सब डरते रहेंगे तो सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी। उसने कोट पहना और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। रास्ते में उसकी सांसें ठंडी हवा से कांप रही थीं, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। जंगल के बीचों बीच कोठी की परछाई अब दिखाई देने लगी। टूटी हुई छत, काई से ढकी दीवारें और खामोशी जो कानों में गूंजती थी। जैसे ही वह कोठी के गेट पर पहुंची, उसने देखा मिट्टी में किसी के ताजे जूतों के निशान थे। वो झुककर उन्हें देखने लगी। निशान भारी थे, मर्द के लग रहे थे। यहाँ कोई और भी है, उसने मन ही मन कहा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से सीलन की गंध आ रही थी। उसने धीरे से टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी। धूल उड़ रही थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्श पर पुराने अखबार बिखरे थे, जिन पर फीकी स्याही में वही हेडलाइन दिखी, राजवीर की पत्नी की हत्या, केस बंद। नेहा का कैमरा चालू था, हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। अचानक दीवार से कुछ सरकने की आवाज आई। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा एक पुरानी पेंटिंग टेढ़ी लटकी थी। उस पेंटिंग के पीछे एक छोटा लकड़ी का बॉक्स छिपा था। नेहा ने बॉक्स निकाला, खोला तो अंदर एक पुराना टेप रिकॉर्डर था। उसने प्ले किया। अगर यह आवाज सुन रहे हो तो शायद मैं मर चुका हूँ। मेरी बीवी की हत्या मैंने नहीं की। आवाज राजवीर की थी। नेहा के हाथ कांपने लगे। टेप में आगे आवाज आई, सच कोठी के पीछे के रास्ते में दफन है, वहीं मिलेगा जवाब। इतना सुनते ही टेप बंद हो गया। उसी वक्त पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। नेहा ने टॉर्च दीवारों पर घुमाई, पर हर तरफ अंधेरा था। अचानक ऊपर से पानी की कुछ बूंदें टपकी, लेकिन वो पानी नहीं, खून था। उसने ऊपर देखा। छत से एक पुराना झूमर हिल रहा था और उसके ऊपर कुछ साया चल रहा था।
वो चिल्लाए, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, बस हवा का झोंका आया और टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ कैमरे की लाल बत्ती जल रही थी। नेहा धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ी और बोली, राजवीर, क्या सच में तू निर्दोष था? तभी पीछे से वही आवाज आई, हाँ, लेकिन तू अब जिंदा नहीं बचेगी। नेहा ने पलटकर देखा और वहीं उस कोठी की दहलीज पर उसका कैमरा गिर गया। उसकी स्क्रीन पर आखिरी बार बस वही लाल रोशनी झिलमिला रही थी। ठक ठक ठक, दीवारों की आवाजें। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन कोठी के अंदर अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। दरवाजा टूटा पड़ा था और जमीन पर नेहा का कैमरा पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर लाल बत्ती अब भी झिलमिला रही थी। कुछ घंटों बाद अभिषेक वहां पहुंचा, घबराया हुआ, पसीने से लथपथ। नेहा, उसने आवाज लगाई, पर सन्नाटा ही जवाब बना। वो अंदर गया। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचकर कुछ लिखा हो। उसने टॉर्च से रोशनी डाली तो एक दीवार पर शब्द उभरे, सच्चाई तुम्हारे बहुत करीब है। अभिषेक का दिल जोर से धड़कने लगा। वो हर कमरे में नेहा का नाम पुकारता रहा, पर सिर्फ गूंज सुनाई दी। अचानक पीछे से रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ। उसमें नेहा की आवाज थी, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। यहाँ कोई और भी है जो सबको मार रहा है। अभिषेक के पैर जैसे जमीन में जड़ गए। वो उसी रास्ते से नीचे के बेसमेंट की ओर गया, जहाँ से हल्की बदबू आ रही थी। सीढ़ियाँ पुरानी और चरमराती हुई थी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, दीवारों पर हर तरफ अखबार चिपके थे और उन सब पर एक ही हेडलाइन थी, पत्रकार राजवीर की पत्नी की हत्या, पति लापता। लेकिन एक अखबार सबसे नया था और उस पर लिखा था, पत्रकार नेहा वर्मा लापता, पति ने दी रिपोर्ट। अभिषेक के हाथ कांप गए। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? यह अखबार तो अभी छपा भी नहीं था। तभी दीवार के पीछे से हल्की दस्तक आई। ठक ठक, वो पास गया। आवाज जैसे किसी कोठरी के अंदर से आ रही थी। उसने जोर से दीवार पर धक्का मारा। दीवार हिली और पीछे से एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था, अंधेरा, गीला और सड़ांध से भरा। कोने में एक कुर्सी थी, जिस पर एक पुरानी चादर पड़ी थी। अभिषेक ने जैसे ही वो चादर उठाए, नीचे कुछ चमका। नेहा का स्कार्फ। उसके ठीक नीचे की दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। अचानक उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, राजवीर की टेप वाली आवाज, लेकिन इस बार जिंदा। सच्चाई किसी एक की नहीं होती अभिषेक, कभी कभी खुद को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। अभिषेक ने टॉर्च दीवार की ओर की और वहीं एक छाया दिखी। लंबा, दुबला, आधा जला चेहरा, वही जो नेहा ने देखा था। वो साया मुस्कुराया, फिर गायब हो गया। अभिषेक की टॉर्च बुझ गई। अब सिर्फ एक आवाज रह गई थी, ठक ठक ठक। राघव का रहस्य। रात की काली चादर पूरे गांव पर छाई थी। अभिषेक ने कोठी के गेट को खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, हवा से धूल उड़कर उसके चेहरे पर पड़ी। सन्नाटा इतना गहरा था कि हर आवाज उसे डराती। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे किसी कोने से हल्की आवाज सुनाई दी, ख ख। अभिषेक ठिठक गया। उसने धीरे धीरे उस दिशा की ओर टॉर्च घुमाई। कोने में एक परछाई हिली। अचानक वो तेज दौड़ी। अभिषेक डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वह कोठी के दूसरे कमरे में पहुंचा, देखा कि वहां और कोई खड़ा है। अभिषेक ने सोचा कि शायद कोई ग्रामीण या चोर है, पर अगली ही पल वह व्यक्ति अभिषेक पर हमला करने लगा।
अभिषेक पीछे हटते हुए टॉर्च चमकाया और तब उसका दिल दहल गया। यह कोई और नहीं, राजवीर का भाई राघव था। उसका चेहरा आधा जल चुका था, आंखों में लालच और पागलपन चमक रहा था। तुम यहाँ क्यों आए? अभिषेक ने घबरा कर पूछा। राघव हंसा। लालच और डर, यही मेरी ताकत है। राजवीर की जमीन और सबकी मेहनत सब अब मेरे पास है। जो भी सच जानने आएगा उसे डराकर या मारकर मैं सब छिपा देता हूँ। अभिषेक ने हिम्मत दिखाई और पीछे की ओर भागा। राघव ने उसका पीछा किया, कमरे के फर्नीचर तोड़े और दीवारों पर चोट मारते हुए उसे डराने की कोशिश की। अभिषेक अचानक कोने में किसी पुराने दरवाजे तक पहुंचा। उसने जोर से धक्का मारा और बाहर भागने का रास्ता देखा। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई थी। राघव घबराया और संघर्ष करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार किया। सच अब सामने आ गया। कोठी में हुई सारी डरावनी घटनाएं और भूतिया अफवाहें राघव की लालच और चालाकी का नतीजा थी। राजवीर निर्दोष था, नेहा को डराने की कोशिश सिर्फ राघव ने की थी। अभिषेक ने राहत की सांस ली। कोठी अब खाली थी। गांव वाले भी जानते थे कि डरावनी कहानियां हमेशा भूतों में नहीं, इंसानी लालच और अपराध में भी छिपी हो सकती हैं। और इस तरह एक डरावनी रात के बाद सच्चाई और इंसानी लालच का रहस्य उजागर हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।